Adding manure and fertilizers, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉइल में ऐड किया जाता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ताकि हम लोग के प्लांट का हेल्दी ग्रोथ हो, उसे ही हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब सॉइल जो है वो मिनरल प्रोवाइड करता है क्रॉप को, जो कि मिनरल क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है, लेकिन कहीं कहीं पे फार्मर क्या करते हैं, अपने खेतों को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ते। वो एक क्रॉप लगाते हैं, उसे काटते हैं, फिर नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होगा तो न्यूट्रिएंट्स की ऑब्वियसली मिट्टी में कमी हो जाएगी, और इस कमी को पूरा करने के लिए, इसे रिप्लेनिश करने के लिए उसमें मैन्योर मिलाया जाता है मिट्टी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। लेकिन कभी कभी इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होगा तो प्लांट वीक हो जाएगा। मैन्योर है क्या? मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, ये जैविक पदार्थ है जो कि कैसे प्राप्त होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज को। प्लांट और एनिमल वेस्टेज को डिकम्पोज किया जाता है। फार्मर जो है एनिमल और प्लांट के वेस्टेज को एक गड्ढा में खुली जगह पे डालते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो सके, और ये डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, ठीक है। आप लोग 6th क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग पढ़े हैं ना, जो कि अर्थवर्म के द्वारा खाद बनाया जाता है, उसे याद कीजिए, ध्यान कीजिए। उसे केचुए के द्वारा, अर्थवर्म के द्वारा खाद बनाया जाता है। 6th क्लास में हम लोग ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी करने कहा गया। एक्टिविटी 1.2 में बोला गया है कि आप मूंग या ग्राम सीड्स को लीजिए और उसे अंकुरित कीजिए। जब उसमें सीडलिंग आ जाए, ठीक है, तो बराबर सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग ना, और उसके बाद क्या कीजिए, 3 एम्प्टी ग्लासेस लीजिए या सिमिलर वेसल्स लीजिए और उसका नेमिंग कर दीजिए ABC, ठीक है। अब ग्लास A में आप सम अमाउंट, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ लिटिल कॉर्ड डंग मैन्यूर, ठीक है। सॉइल ग्लास A में आप मिट्टी लीजिए थोड़े सा अमाउंट में और उसमें कॉर्ड डंग को मिलाइए मैन्योर के रूप में। इसी तरह B में सेम अमाउंट ऑफ मिट्टी लीजिए और उसमें यूरिया मिलाइए। एक थर्ड ग्लास लीजिए जिसमें सिर्फ मिट्टी लीजिए, सेम अमाउंट जितना हम A और B में लिए, और उसमें कुछ भी नहीं मिलाइए, ठीक है। फिर उसमें पानी डालिए। पानी डालने के बाद सेम अमाउंट में तीनों में पानी डालेंगे, ABC में। उसके बाद हम उसमें वो सीडलिंग को लगा देंगे। फिर 7 to 10 डेज हम उसे वॉच करेंगे, डेली पानी देंगे और उसे सेफ प्लेस में रख देंगे ताकि वहाँ हवा और धूप अच्छी तरह से मिले। उसे वॉच करेंगे, उसकी ग्रोथ को वॉच करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जिसमें यूरिया मिलाया था जिस मिट्टी में, उसका ग्रोथ अच्छे से होता है। सेकंड नंबर पे A आता है जिसमें हम लोग खाद मिलाए थे, मैन्योर मिलाए थे, और C लास्ट में आता है। अब देखिए, अब फर्टिलाइजर्स होता क्या है। फर्टिलाइजर्स केमिकल होता है जो रीच होता है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, ठीक है। ये डिफरेंट होते हैं मैन्योर से। फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। सम एग्जांपल फर्टिलाइजर का क्या है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजर जो है वो क्रॉप्स को बेटर यील्ड देते हैं, अच्छी उपज देते हैं। जैसे कि वीट का हो गया, वीट हुआ, पैडी हुआ, मेज हुआ, फर्टिलाइजर मिलाएंगे तो हमें अच्छी खासी मात्रा में वीट, पैडी, मेज और भी क्रॉप सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हमारा मिट्टी जो है वो लेस फर्टाइल भी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा फर्टिलाइजर हमारे यहाँ वाटर पॉल्यूशन भी करता है, इसलिए इसे मिनिमाइज करने के लिए, इसे कम करने के लिए हमें मैन्योर मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैन्योर जो है जैविक पदार्थ है, ठीक है। ये फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है, ये खेतों में बनाया जाता है, नेचुरल वे में बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी अलग प्रोसेस है जो कि हम लोग खेतों को एक फसल के बाद दूसरे फसल में थोड़ा गैप रखेंगे, खेतों को खाली छोड़ेंगे। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity, ठीक है। मैन्योर जब हम खेतों में मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका मिट्टी का टेक्सचर, मिट्टी का जो गठन है वो अच्छा होगा, उसमें वाटर अच्छे तरह से रिटेनिंग रहेगा, कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसे भी मैन्योर पूरा कर देगा, ठीक है। अनदर मेथड जो भी हम लोग बात किए,
अनदर मेथड एक और है, क्या करेंगे हम लोग खेतों में क्रॉप रोटेशन करेंगे। मीन्स क्रॉप रोटेशन यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि मतलब कि खेतों में एक ही फसल बार बार ना लगाया जाए, रोटेशन वाइज लगाया जाए। जैसे कि अभी हम लोग गेहूं लगाए हैं तो अगले बार दाल लगाएं, इसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं। कि पहले क्या होता था, नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर जो है वो ग्रो करते थे लेग्यूम्स एज ए फोडर, ठीक है। लेग्यूम्स को चारे के रूप में पहले एक सीजन में लगाते थे, नेक्स्ट सीजन में वे लगाते थे वीट का क्रॉप। इस तरह से वो क्या होता था कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती थी एक फसल लगाने के बाद, वो पूरा हो जाता था, ठीक है। अब क्या होता है कि अब यही मेथड जो है फार्मर को इनकरेज किया जाता है कि इसी तरह से क्रॉप रोटेशन लगाइए, एक फसल लगाइए, नेक्स्ट बार दूसरे फसल लगाइए, ताकि एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स दूसरे बार फसल लगाने पे वो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाए, भरपाई हो जाए, ठीक है। अब देखिए पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट में के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है ना। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में एक गांठ होता है या ग्रंथियां कहें, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, उसे यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है ताकि प्लांट ले सके, कंज्यूम कर सके, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला डिफरेंस तो है कि ये मैन मेड है, मैन मेड इन ऑर्गेनिक साल्ट है फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर जो है वो नेचुरल वे में खेतों में तैयार किया जाता है, नेचुरल सब्सटेंस कैसे मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइजर इसमें क्या है, सेकंड डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनाया जाता है, मैन्योर जो है फील्ड में बनाया जाता है। थर्ड डिफरेंस है कि फर्टिलाइजर जो है वो ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, लेकिन मैन्योर जो है वो ह्यूमस, लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। इसी तरह फोर्थ हो गया, फर्टिलाइजर्स जो है वेरी रिच रहते हैं न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर जो है रिलेटिवली लेस रिच रहते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या है ना, मैन्योर ज्यादा बेटर है फर्टिलाइजर से। अब देखिए हम लोग वही पढ़ेंगे। The organic manure is considered better than fertilizers. क्यों? क्योंकि हम लोग मैन्योर जब डालेंगे मिट्टी में तो मिट्टी में पानी होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेकंड है कि सॉइल पोरस हो जाएगा, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ जाएगा, काफी इजी वे में होगा। थर्ड है कि नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स है, उनका ग्रोथ अच्छा से होगा। फोर्थ है कि टेक्सचर अच्छा बना देगा मिट्टी का, इम्प्रूव कर देगा। अब हम लोग आएंगे इरिगेशन पे। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सभी लिविंग बींग्स को वाटर चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, बहुत इसेंशियल है वाटर, ठीक है। इसी तरह वाटर जो है प्लांट के रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है, और इस एब्जॉर्ब के जो पानी एब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब होता है, ये एक बेनिफिट हुआ। अब सेकंड क्या है, सेकंड है कि प्लांट जो है वो 90% तक वाटर कंटेन किए हुए रहता है, ठीक है। और ये जो प्लांट है, जो जर्मिनेशन ऑफ सीड मीन्स प्लांट जो है वो ड्राई कंडीशन में होगा ही नहीं, सीड जर्मिनेट करेगा ही नहीं, इसलिए वाटर जरूरी है। अब आगे इसका ये बेनिफिट है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में डिसॉल्व होकर पूरे ईच पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्टेड होते हैं, इसलिए भी पानी जरूरी है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, ठीक है। वाटर प्लांट को ठंड से, गर्म हवा से, सभी से बचाता है। मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए सॉइल को तब भी हम लोग को पानी देना है, ठीक है, ताकि हमारा क्रॉप जो हो वो हेल्दी हो, बहुत सारा उपज हो, इसलिए हम लोग रेगुलर वे में पानी देना चाहिए प्लांट को। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे पानी देना ही हम इरिगेशन कहलाता है। लेकिन ये इरिगेशन जो है वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन पे डिपेंड करता है। किसी क्रॉप को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी सॉइल में पानी ज्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए, यहाँ तक कि सीजन पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑब्वियसली समर में ज्यादा पानी जरूरत होगा। क्यों? क्योंकि समर में वाटर जो है सॉइल से और लीफ से दोनों से इवोपरेशन उस समय ज्यादा होगा, इसलिए पानी गर्मी में ज्यादा चाहिए। अब सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या है? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या है? वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनाल्स। अब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन पर आएंगे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जो है
वो इसमें बताया गया है कि जब वेल से और लेक से पानी निकाल कर डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से दिया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट है कि इसमें कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज होता है, मशीन का बिल्कुल यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए चीपर है। पहला हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड में मोट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मोट प्रोसेस है। सेकंड में है चेन पंप, ढेकली, ठीक है, इसी तरह पे यहाँ पे राहत है ना, ये सब है ट्रेडिशनल मेथड है। अब पंप जो है वो पानी को ऊपर खींचने के लिए पंप यूज होता है। अब पंप चलाया कैसे जाता है, ये डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर एनर्जी से पंप को चलाने के लिए यूज होता है, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। इसी तरह हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पे आएंगे। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में स्प्रिंकलर में सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ओके, ये स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो है पानी एक मेन पाइप से खेतों में जाते हैं और उस मेन पाइप में छोटे छोटे पाइप जो है परपेंडिकुलर लगाए जाते हैं, इक्वल इंटरवल पे लगाए जाते हैं। ओके, इसके टॉप मोस्ट पे रोटेटिंग नोजल्स होता है। इन नोजल से जब पानी हम लोग प्रेशर के साथ मेन पाइप से जाता है तो ये पानी जो है उस नोजल्स को से बाहर निकलता है और फिर it get sprinkled on the crops as it is raining। ओके, लगता है जैसे कि रेन हो रहा है, इसी तरह ये स्प्रिंकल्ड होता है प्लांट पे, ठीक है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, ठीक है। कॉफी मीन्स कॉफी प्लांट में बहुत यूजफुल है, घासों के मैदान में, इसी तरह अदर क्रॉप्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सेकंड मेथड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इसमें प्लांट के रूट के पास डायरेक्टली जो होता है वो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, इसलिए हम लोग इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग। ओके, ये कहाँ होता है, फ्रूट प्लांट में, गार्डन्स में एंड ट्रीज में ड्रिप सिस्टम यूज होता है, ठीक है। इसमें वाटर का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है और ये बहुत बून है, बिल्कुल बहुत फायदेमंद है। कहाँ, जहाँ वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है वहाँ बहुत ये बेनिफिशियल है ड्रिप सिस्टम। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स होता क्या है, हमारे फसलों के साथ अक्सर जंगली पौधे उगाते हैं, उसे हम लोग वीड्स कहते हैं। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. Undesirable plants जो हमारे क्रॉप के साथ आ जाते हैं उसे हम लोग weeds कहते हैं। The removal of weeds is called weeding. ठीक है, हम लोग वीड्स को हटाने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। ये वीडिंग बहुत नेसेसरी होता है, क्यों, क्योंकि हमारे क्रॉप प्लांट जो होता है उनके लिए जो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट होता है वे ये वीड्स यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे क्रॉप का ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होता है। और सम वीड्स जो होते हैं वे हमारे हार्वेस्टिंग को भी इंटरफेयर करते हैं। इसके अलावा सम वीड्स पॉइजनस होते हैं। फार्मर जो है वो बहुत सारे वेज अडॉप्ट करते हैं ताकि इन वीड्स का ग्रोथ ना हो पाए। सबसे पहले जो टीलिंग के समय, जुताई के समय ही ये वीड्स जो होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, मर जाते हैं, सूख जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ठीक है, सबसे बेस्ट टाइम होता है वीड्स को हटाने का जब उनमें फ्लावर्स और सीड्स नहीं आए हों। Manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the grounds। ठीक है, इन weeds को हम लोग उखाड़ते हैं या फिर ज़मीन के पास से ही कट करते हैं। ये टाइम टू टाइम किया जाता है ताकि weeds खेतों में फिर दोबारा ना आए। ये खुरपी के द्वारा होता है एंड सीड ड्रिल भी यूज होता है अपरूट करने के लिए weeds को। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। weedicides के द्वारा भी हम लोग weeds का ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। some weedicides से like 2,4-D। ठीक है, weedicides का हम लोग जितना मात्रा चाहिए उतना ले लेते हैं, उसे पानी में मिला देते हैं और उसके बाद उसे स्प्रेड करते हैं स्प्रेयर के द्वारा। ठीक है, The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer। यहाँ पर देखिए छिड़काव हो रहा है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोग तो जानते हैं कि वीड्स को हटाने का बेस्ट टाइम है जब उसमें फ्लावरिंग ना हो, सीड्स फॉर्मेशन नहीं हुआ हो।
वीड्स को हटाने का टाइम होता है। और जब वीडिसाइड्स किया जाता है तो ये हमारे फार्मर के हेल्थ को अफेक्ट करता है, हालांकि ये हमारे क्रॉप के हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स को वीडिसाइड्स अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फार्मर के हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए जब स्प्रेइंग किया जाता है वीडिसाइड्स को तो नोज़ एंड माउथ को कवर कर लेना चाहिए पीस ऑफ क्लॉथ से। अब बात आई हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। पके हुए फसल को काटना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है? ये प्लांट को खींचकर उखाड़ा जाता है और सेकंड प्रोसेस है कि उसे ज़मीन के पास से ही कट कर दिया जाता है। ये हमारे फसल जो है 3-4 महीना लेते हैं पकने में, ठीक है। और हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है हमारे देश में सिकल से किया जाता है, हाथों के द्वारा सिकल से कट किया जाता है। अनदर वे इज़ हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं जो कि मशीन है। कटने के बाद फसल कटने के बाद उसे भूसे से अलग करना होता है। द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग कंबाइन मशीन से किया जाता है जिसे कि हम लोग कंबाइन करते हैं। कंबाइन एक्चुअली हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर दोनों का काम करता है। हियर सी इट इज़ हार्वेस्ट कंबाइन। अब पहेली को यहाँ पे चिंता है। पहेली सोच रही है कि किसान क्या है, वो जब फसल काटने के बाद उनके डंठल जो है वे खेतों में छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद उसमें जला देते हैं। जलाने पे क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। इसके साथ ही साथ अदर क्रॉप्स भी जो है वो जल जाएंगे, ठीक है। छोटे फार्मर मीन्स जिनके पास काफ़ी कम ज़मीन होता है वे फसल को भूसे से कैसे अलग करते हैं? विनोइंग के द्वारा, ठीक है। विनोइंग मीन्स फटक कर वो अलग करते हैं। भूसे से अनाज से भूसे को फटक कर अलग करते हैं। यहाँ देखिए विनोइंग मशीन है। इसके बारे में हम लोग 6th क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल आ गया। हार्वेस्ट फेस्टिवल में क्या है? अब इतने 3-4 महीने के कठिन परिश्रम के बाद ऐसा दिन आता है किसानों के लिए जब वो अपने खेतों को सुनहरे रंग का पाते हैं। मीन्स खेतों में फसलों पके फसल जब वो देखते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी मिलता है, ठीक है। वे जॉय फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, उन्हें वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब उनके लिए आराम करने का टाइम आता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में कटाई के समय काफ़ी हैप्पीनेस होता है, जॉय मनाया जाता है, जॉय किया जाता है। इसमें मेन एंड वुमेन जो दोनों मिलकर बहुत मन से इसे सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू। सब स्पेशल फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्टिंग के बाद जनरली इंडिया में मनाया जाता है। अब आ गया स्टोरेज सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इतने कड़ी मेहनत के बाद उसे अनाज को स्टोर अगर ढंग से नहीं करेंगे तो सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट टास्क है। हार्वेस्टेड ग्रेन को जो होता है लंबे समय तक रखना होता है स्टोर करके, ताकि सभी को अच्छी तरह से भोजन मिल सके। दिस शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मॉइस्चर से इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन्हें बचाना होता है। अब यहाँ पे जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं वो ताज़े होते हैं, इसलिए उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ड्राई करना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग ड्राई नहीं करेंगे तो वे स्पॉइल्ड हो जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक करके उन्हें ख़राब कर दिया जाएगा हमारे क्रॉप्स को। इसलिए ताज़े क्रॉप्स को पहले सुखाया जाता है सनलाइट में अच्छी तरह से, उसके बाद उन्हें रखा जाता है। वे इतने ख़राब हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम हम लोग उसे जर्मिनेट भी नहीं करेंगे। अपने सीड्स को अगर हम लोग ढंग से नहीं रखें, मॉइस्चर से नहीं बचाएं तो, इंसेक्ट से नहीं बचाएं तो, रैट से नहीं बचाएं तो। Hence, before storing them, the grain are properly dried in sun to reduce the moisture in them, ठीक है। इसके अलावा भी हमें इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई से बचाना होता है। अब किसान स्टोर कैसे करते हैं ग्रेन को वो जूट बैग में रखते हैं
मेटालिक बिन्स में रखते हैं, मेटल का बड़े बड़े बर्तन में रखते हैं, जूट बैग में रखते हैं। इसके अलावा सिलोज में रखते हैं, ग्रैनरीज में रखते हैं। यहाँ देखिए ये लंबे लंबे सिलोज हैं, ये ग्रैनरीज हैं। ताकि पेस्ट से लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट से बचत हो अनाज का। घरों में जब अनाज स्टोर किया जाता है तो नीम, सूखे हुए नीम के पत्ती डालते हैं। इसके अलावा भी गोडाउन्स में जब हम लोग रखते हैं तो पहले ग्रेन को क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, उनमें पेस्ट नहीं लगेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे। अब फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो फूड हम लोग को एनिमल से मिलता है वहाँ पे लिखना है, ठीक है। फूड को यहाँ पे सोर्सेस लिखना है, किस एनिमल से मिलता है। ये करने के बाद आप देखिएगा कि जिस तरह से प्लांट हमें फूड देता है उसी तरह से एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, ठीक है। और ये जो हम लोग प्लांट से फूड जो हमें मिला उसमें हम लोग काफ़ी टास्क किए, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल से लेकर कटिंग तक हम लोगों ने बहुत सारा टास्क देखा। इसी तरह एनिमल को जब हम लोग पालते हैं घरों में या फार्म में तो हम लोग को बहुत सारा टास्क करना होता है ताकि वे हेल्दी रह सके और हमें उनसे फूड मिले। लाइक शेल्टर का व्यवस्था करना होता है, केयर करना होता है, प्रॉपर फूड देना होता है। अब जब यही सारे प्रोसेस बहुत बड़े स्केल में किया जाता है तो उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे पहेली बता रही है कि फिश जो है वो काफ़ी अच्छा फूड होता है क्योंकि उसमें कार्ड लीवर होता है और एक कार्ड लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। अब हम लोग समरी पे आएंगे, ठीक है। व्हाट यू हैव लर्न, समरी में बताया गया है कि इतने सारे पॉपुलेशन को खिलाने के लिए जो हम लोग काफ़ी सारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जाने हैं, अभी तक किए हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्रॉप में क्या होता है, क्रॉप में खेत में एक ही तरह का प्लांट उगाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। इंडिया में जो क्या होता है, क्रॉप को सीजन के बेसिस पे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, डेट इज़ रबी फसल एंड खरीफ क्रॉप। रबी फसल, खरीफ फसल, डेट इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को लगाने के लिए हम लोग को सॉइल को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, लेवलिंग करना ज़रूरी होता है, टीलिंग करना ज़रूरी होता है। टीलिंग प्लॉ से करते हैं, लेवलिंग करते हैं लेवलर से, ओके। अब बीज को अप्रोप्रिएट डेप्थ पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम लोग का उपज अच्छा हो, ओके। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। हेल्दी सीड्स का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद गुड वेराइटी अच्छे सीड्स को सिलेक्शन करते हैं, अच्छे सीड्स को हम लोग लगाते हैं। और ये किससे होता है, ये सीड ड्रिल के द्वारा शोइंग होता है। Soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizers. Manure and fertilizers को हम लोग सॉइल में क्यों मिलाते हैं, ताकि जो क्षति हुआ हो हमारे न्यूट्रिएंट्स का, जो पौधे उसको ले लिए हैं मिट्टी से, उस क्षति को पूरा हो और उसमें अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स रहे, ताकि हमारे मिट्टी का जो गठन है वो बेकार ना हो। इसलिए हम लोग उसमें मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। लेकिन आजकल हम लोग बहुत सारे न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लगाने लगे, जिसके कारण हम लोग फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। सप्लाई ऑफ वाटर ज़रूरी है क्रॉप में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जिसे हम लोग इरिगेशन करते हैं। वीडिंग क्या होता है, वीडिंग इन्वॉल्व करता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स, ठीक है। वीडिंग में हम लोग वीड्स को हटाते हैं। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। मशीन के द्वारा ना क्रॉप को, मैच्योर क्रॉप को हम लोग काटना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब ये जो ग्रेन है वो चाप से हटाने को प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज क्यों होता है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन नेसेसरी होता है ताकि वो पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे रह सके और उन्हें हम लोग लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सके, स्टोर कर सके। फूड इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल, ठीक है। एनिमल से हम लोग को फूड मिलता है, इसलिए हम लोग एनिमल को पालते हैं ताकि उससे हम लोग को फूड मिले, और इसे ही हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like it, share it. Thank you. Take care.